बजाय घटने के बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी गवर्नेंस बहुत मानी जाती, जिसमें अंतर बजाय बढ़ने के कम होते। लेकिन अब तक हमारे देश में आजादी के बाद ये अंतर बजाय कम होने के, ये खाई बढ़ने के बजाय कम होने के, कम चौड़ी होने के ज्यादा चौड़ी हो गई। चंद आदमियों के हाथ में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। वो तारीख थी 1 अप्रैल साल 1967। उस दिन यूपी से लेकर दिल्ली तक बड़ी हलचल मची थी। एक बड़े किसान नेता और देश के राजनेता की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो 40 साल तक लगातार कांग्रेस के लिए संघर्ष करने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे। रोते हुए ही पूरा भाषण दिया। ये कहा कि सारी उम्र कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन 2 दिन बाद इससे भी हैरान करने वाला राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। रोते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके नेतृत्व में यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये सरकार ऐसा अद्भुत राजनीतिक संगम बन गई जो ना भूतो ना भविष्य तो है। नमस्कार, हमारे इस खास सीरीज मुख्यमंत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सियासत में अजब गजब गठबंधन की इससे बड़ी मिसाल भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। 1967 में जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सरकार में जनसंघ भी शामिल थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे और इनके साथ स्वतंत्र पार्टी भी। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चरण सिंह की यह सरकार ही गजब नहीं थी, बल्कि वो खुद भी ऐसी बातें करते थे कि सुनने वाला सन्न रह जाता था। चौधरी चरण सिंह को देश की सियासत का ऐसा नेता कहते हैं जो हमेशा शीशे की तरह साफ, और इसी साफगोई से जुड़ा चौधरी चरण सिंह का एक ऐसा किस्सा है जब उन्होंने कह दिया था कि एक दिन मुरारजी मरेंगे और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने अपनी आत्मकथा कोर्टिंग डेस्टिनी में चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के संबंधों के बीच राजनीतिक रसूख से जन्मी तल्खियों का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक 1978 में इस अफवाह ने जोर पकड़ लिया था कि चरण सिंह मोरारजी सरकार का तख्ता पलटने वाले हैं। उन्हीं दिनों चुनाव सुधार पर एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी जिसके सदस्य थे चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र और शांति भूषण। इस समिति की बैठक में एक दिन चरण सिंह देर से पहुंचे। सबको इंतजार करते हुए देख वो बहुत शर्मिंदा हुए। फिर बताने लगे कि उन्हें देर क्यों हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं कार में बैठ रहा था तो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं। इस पर मैंने गुस्से में कहा कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में आखिर बुराई क्या है। वो यहीं पर नहीं रुके, कहने लगे कि मैंने उस पत्रकार से ही सवाल पूछ लिया कि क्या तुम एक अच्छे अखबार के संपादक बनना पसंद नहीं करोगे, और अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोरारजी देसाई को उनके पद से हटाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हूँ। एक दिन मोरारजी देसाई मरेंगे और तब मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो इसमें बुराई क्या है। किसी जीवित आदमी की मौत के बारे में आखिर कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है। ये सुनकर मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल लोग हैरान रह गए। हालांकि इसके ये मायने बिल्कुल नहीं कि चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की मौत के बारे में कोई बयान दे रहे थे, बल्कि वो सहजता से ये बताना चाहते थे कि मोरारजी के बाद वो पीएम के पद की रेस में हैं। That people who work with चौधरी साहब give me when they meet me today and they tell me that हमने चौधरी साहब देखे थे और तुम उनकी तरह लगते हो, दिखते हो, उनकी तरह काम करना है। That is in power. Congress leader breaking away, creating his own platform. Chief Minister, then coming to the center. He did a lot for the farmers, for the artisans, for village people, for development of the country. He had a vision. चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसानों के मुद्दे को उठाते रहे। इसीलिए आज भी किसान नेता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। साल 1937 में 34 साल की उम्र में वो बागपत के छपरौली से विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद यूपी विधानसभा में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए
एक ऐसा बिल लाए जिसने यूपी समेत देश के कई राज्यों के किसानों का जीवन बदल दिया। चौधरी चरण सिंह जी देश के किसान के लिए और बल्कि हर वर्ग के लिए बहुत बड़े नेता रहे और उनकी बहुत बड़ी विरासत है जो आज भी देश का साधारण आदमी संभाले हुए हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देने किसान घाट पे हम सब सम्मिलित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का युवा चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श को लेकर चलेगा। चरण सिंह का कृषि संबंधित बिल किसानों की फसलों की मार्केटिंग से संबंधित था, इसलिए इस बिल को भारत के तमाम राज्यों ने अपनाया। इस बिल के पास होने के बाद चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता के तौर पर स्थापित हो गए और देश में किसानों के मसीहा बन गए। चौधरी चरण सिंह अपने युवा अवस्था काल में ही कांग्रेस पार्टी में भर्ती होते हैं। 1937 में वो चिट्ठी लिखते हैं कांग्रेस पार्टी को मंडियां समाप्त करने के लिए, किस तरह से मंडियों में शोषण है। और यूनाइटेड पंजाब, जिसमें पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान वाले दोनों शामिल हैं, वहाँ के कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री हैं सर छोटू राम, वो उनके मंडी नियमों को हरियाणा पंजाब जो संयुक्त थे उसमें लागू करते हैं। 1937 में ही चौधरी चरण सिंह पहली बार चिट्ठी लिखते हैं यूपीसीसी में कि जो गांव के किसान जातियों के ग्रामीण परिवेश के लड़के लड़कियां हैं उनको सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण दो, ताकि प्रो विलेज प्रो रूरल एक एटमॉस्फेयर बने और अधिकारी गांव के लोगों के लिए आकर्षित हो। आज भी जब किसानों की बदहाली और उनकी बेहतरी को लेकर बात होती है, चौधरी चरण सिंह का जिक्र जुबान पर आ ही जाता है। दिलचस्प ये है कि चौधरी चरण सिंह न सिर्फ किसानों के हित की बात करते थे, बल्कि वो देश में सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वालों में सबसे आगे थे। गांव की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने और बेहद साधारण जीवन शैली के बावजूद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से एक बार ये कहा था कि लोक सेवा में उन अधिकारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए जो सामाजिक परंपराओं को तोड़कर शादी ब्याह करते हैं। यानी वो समाज में परंपराओं से बनकर शादी ब्याह करने वालों के बजाय उन लोगों को ज्यादा बेहतर समझते थे जो दायरों को तोड़कर समाज में रिश्तों को खुले दिल और दिमाग से परिभाषित करते थे। चौधरी चरण सिंह represented true India because India resides in its villages, and Chaudhary Charan Singh was one of those leaders who not only talked of the peasant, खुशबू जो थी हिंदुस्तान की मट्टी की, that was represented by Chaudhary Charan Singh, and he understood the problems of farmers better than any leader, I think, at that time and since then. चौधरी चरण सिंह के करीबियों ने उन्हें आजादी के आंदोलन, महात्मा गांधी और कांग्रेस के सिद्धांतों की मिट्टी में तपते हुए देखा। 1937 से लेकर 1977 तक वो छपरौली से लगातार विधायक रहे। उनके करीब के लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उनके साथ भारी लाव लश्कर कभी नहीं देखा गया। साधारण सी एम्बेसडर कार जहाज में सफर करने के खिलाफ प्रधानमंत्री बनने के बावजूद दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन में यात्रा, अगर घर में बिजली का कोई बल्ब भी बेवजह जलता था तो वे डांटकर उसे भी बंद करा देते थे। वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे भारतीय राजनीति के जिन्होंने समाज और राजनीति से न्यूनतम लिया और उसे अधिकतम दिया। दिल्ली से लेकर के केंद्र की सरकार से लेकर के यूपी की सरकार तक विभिन्न पदों पर रहते हुए भी चौधरी चरण सिंह की छवि एक ऐसे नेता की बन गई थी, एक ऐसा कड़क नेता जो कि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासन जरा भी बर्दाश्त नहीं करता था। चौधरी चरण सिंह की राजनीति ठीक वैसी ही थी जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे। जाटलैंड में जन्मे चौधरी साहब का स्वभाव ऐसा था कि न मन में किसी के लिए बैर और न ही पीठ पीछे किसी से भी कोई शिकायत। जो उन्हें अच्छा लगता था उसे ताल ठोक कर वो सबके सामने अच्छा कहते थे, और जो बात उन्हें बुरी लगती उसे कहने में कोई गुरेज नहीं करते थे। जो लोग उनके बहुत करीब रहते थे वो ये बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत रौबीला था। उनके सामने आसानी से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनके चेहरे पर हमेशा ठहराव नजर आता था। बातचीत बहुत संजीदगी से करते थे, बहुत कम मुस्कुराते थे। वो उसूलों के पाबंद थे और हमेशा साफ सुथरी राजनीति के पक्षधर थे। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने ईमानदारी के जो पैमाने स्थापित किए
उनकी आज के दौर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह के नाती हर्ष सिंह लोहित की जुबानी एक दिलचस्प किस्सा काफी चर्चित रहा। हर्ष ने मीडिया को यह बताया था कि उसके मौसा जी वासुदेव सिंह दिल्ली में काम करते थे। उस जमाने में सब कुछ कोटे से मिलता था। मौसा जी को एक स्कूटर चाहिए था। उन्हें मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री का एक कोटा होता है। उन्होंने स्कूटर बुक करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि चौधरी चरण सिंह के कोटे का इस्तेमाल किया। हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चौधरी चरण सिंह के नाती हर्ष सिंह की माने तो वासुदेव सिंह ने चौधरी साहब के पीए से मिलकर एक स्कूटर बुक करवा दिया। जब स्कूटर की डिलीवरी के लिए वो लखनऊ आए तो चरण सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां जब बातों बातों में चरण सिंह ने उनके आने का कारण पूछा तो वासुदेव सिंह ने कोटे से स्कूटर लेने की बात बताई। इसके बाद मुख्यमंत्री चरण सिंह ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फौरन अपने पीए को बुलाया। उन्होंने पूछा कि जब वो यूपी में रहते ही नहीं हैं, तो उन्हें यूपी के कोटे से स्कूटर कैसे दिलाया। इतना कहने के बाद चौधरी चरण सिंह ने तुरंत स्कूटर की बुकिंग कैंसिल करवाने और अपने रिश्तेदार वासुदेव सिंह के पैसे वापस दिलवाने का निर्देश दिया। वासुदेव सिंह ने घर लौटकर बताया कि लखनऊ जाकर चरण सिंह के साथ बैठना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। चौधरी चरण सिंह की विरासत खाली पश्चिमी यूपी या यहाँ की जाट जनता नहीं है। उनकी विरासत रूरल इकोनॉमी है। रूरल अर्बन रिफ्ट को ख़त्म करना है, गरीब अमीर के बीच की दूरी ख़त्म करनी है। वो बहुत ब्रॉड बेस्ड इंडियन रूरल इकोनॉमी के प्रोपेगेंडिस्ट। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह के समय किसानों की जो एकता थी, उसमें खाली यूपी नहीं था, हरियाणा नहीं था, समूचा बिहार था, समूचा राजस्थान था, मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा था। 1978-79 में जब हमने किसान रैली की है तो उसमें 50-60 लाख लोग समूचे देश के आए थे, अंडमान तक के किसान आए थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह की जो व्यापकता थी वो देशव्यापी थी। चौधरी चरण सिंह के जीवन में जितनी सादगी थी, उनका स्वभाव उतना ही आत्मशक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 1977 में इमरजेंसी का दौर खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें चरण सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बागपत के विधायक से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री चुने जाने तक चौधरी चरण सिंह में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि राष्ट्रीय राजनीति में वो यूपी की सबसे बड़ी सियासी धुरी बन गए। उनके राजनीतिक तेवर ऐसे थे कि आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी को भी उन्होंने जेल भिजवाकर ही दम लिया। चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री के तौर पर याद करने वाले एक पत्रकार ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चौधरी साहब के मन में गुस्सा पहले से ही था। उनका यह मानना था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को फर्जी मुकदमों में बंद कर दिया, उसी तरीके से इंदिरा को भी जेल में बंद कर देना चाहिए। यह किस्सा भी काफी चर्चित रहा कि चौधरी चरण सिंह ने एक बार यह कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि इंदिरा गांधी को कनॉट प्लेस में खड़ा करके घोड़े लगवाए जाए। 3 अक्टूबर साल 1977 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम तारीख है। इस दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तब देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरपरस्ती में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। इमरजेंसी खत्म होने के बाद साल 1977 के लोकसभा चुनाव हुए। इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार किया था। उस वक्त रायबरेली में प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थीं। विरोधियों का यह आरोप था कि जीपें कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने खरीदी है। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी किया गया। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ रोज गवाहियां और बयान दर्ज होने लगे। आखिरकार चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
हालांकि बाद में तकनीकी आधार पर इंदिरा को रिहा कर दिया गया। इधर 1952 में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनती है, उसमें 35% जो राशि है वो कृषि के लिए आवंटित होती है और 15% राशि जो है वो इंडस्ट्री के लिए होती है। लेकिन समय आते आते पंडित नेहरू जो हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ के समर्थक बन जाते हैं, अर्बनाइजेशन के समर्थक बन जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समर्थक बन जाते हैं और लगभग 35% जो आरक्षित राशि है देहात वाली, गांव वाली, कृषि वाली, वो महानगरों के लिए और बड़ी कंपनियों के लिए चली जाती है और देहात की उपेक्षा होनी शुरू हो जाती है। सोवियत संघ से लौटने के बाद वो सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रस्ताव लाते हैं नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विभाग के मंत्री होते हुए उसका विरोध करते हैं। आमतौर पर जब सरकारी प्रस्ताव आता है उसका विरोध करने पर अगर वो गिर जाता है तो पूरी पार्टी की थू-थू होती है। चौधरी चरण सिंह के उस प्रस्ताव के विरोध में अधिकांश जो डेलीगेट हैं खड़े हो जाते हैं और वो प्रस्ताव गिर जाता है। ये दो ही मौके हैं कांग्रेस के इतिहास में जब सरकारी प्रस्ताव गिरे हैं। 1902 में यूपी के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह ने विज्ञान से ग्रेजुएशन और 1925 में आगरा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। यहीं से उनके राजनीतिक दौर की शुरुआत होती है। 1929 में ही गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। इस मामले में 6 महीने जेल की सजा भी हुई। लेकिन जब जेल से रिहा हुए तो चौधरी चरण सिंह पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के सिपहसालार बन गए। फिर सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। जब वो पहली बार पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जो सरकार बनती है यूपी में, उसमें वो उनकी हायरार्की देखिए, उसमें 3 संसदीय सचिव बनते हैं। 1 लाल बहादुर शास्त्री, 2 सीबी गुप्ता और 3 चौधरी चरण सिंह। ये उनकी पॉलिटिकल हायरार्की है। और आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। बहुत रेजिस्टेंस होता है जमींदारों की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कोई सोशलिस्ट पार्टी तो थी नहीं। इसमें राजे, रजवाड़े, पूंजीपति सब तरह के लोग थे और कई जगह तो खूनी संघर्ष होने की नौबत आती है जब लैंड रिफॉर्म होने लगते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी आगाह करते हैं कि जिन लोगों को लैंड अलॉट हो गई है, आपकी जिम्मेदारी है उनका कब्जा कराने की। और कई बार खेतों पे संघर्ष भी होता है। उन्होंने तभी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही इन सवालों को प्रमुखता में लाना शुरू किया था। पहली बार 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक दोबारा यूपी की निजामत संभाली। 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई साल 1978 तक गृह मंत्री रहे। 24 मार्च साल 1977 से 28 जुलाई साल 1979 तक उप प्रधानमंत्री रहे। 24 जनवरी साल 1979 से 28 जुलाई साल 1979 तक वित्त मंत्रालय संभाला। 28 जुलाई साल 1979 से 14 जनवरी साल 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जिस पद पर रहे वहां किसानों के हित की वो बात करते रहे। बड़ा योगदान रहा इनका एग्रीकल्चर में, गांव में, चौधरी साहब का। और इन्होंने जितने भी काम करे गांव के लिए, पॉलिसी पर उस पर हमेशा काम करा चौधरी साहब ने। बचपन में देख के हम भी जब ये मीटिंग में जाते थे, छोटे छोटे से होते थे, तो हमेशा गांव की बात करी, गांव के विकास की बात करी। और इन्होंने कहा भी कि विकास का जो रास्ता है वो गांव से होकर जाता है। अगर गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। और आज वो पूर्ण रूप से सार्थक है कि जिस क्षेत्र में खेती किसानी मजबूत है,
उसी क्षेत्र का व्यापारी भी मजबूत है और हम इनको उसी उससे नमन करते हैं, चौधरी साहब को याद करते हैं यहाँ पे। बुनियादी तौर पर खाटी कांग्रेसी रहे, लेकिन पार्टी को छोड़ने तोड़ने और उसका दामन थामने में भी कोई गुरेज नहीं किया। खाद से सेल्स टैक्स हटाने का फैसला हो, सीलिंग में मिली जमीन को गरीब किसानों में बांटने की कोशिश हो, या फिर जमींदारी प्रथा के खात्मे का असर जमीनी तौर पर दिखाई देने की कोशिश हो, जो चौधरी चरण सिंह ने कर दिया, वैसा कोई आज सोच भी नहीं सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन में वो दिन भी आया जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। तब तारीख थी 28 जुलाई साल 1979। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 20 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, लेकिन ठीक एक दिन पहले 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले चौधरी चरण सिंह की सरकार यहां गिर गई। वो देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का एक दिन भी सामना नहीं किया, और बगैर एक दिन सामना किए चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कई लोग ये कहते हैं कि अगर इस प्रधानमंत्री ने संसद में एक भी भाषण दिया होता तो आज किसानों की कहानी शायद कुछ और होती। खैर, मुख्यमंत्री के एपिसोड में आज फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुख्यमंत्री के साथ। नमस्कार।